नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। फिलहाल जिस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है, उसमें उसे 3 कड़ियों में देखने की ज़रूरत है। ये पूरा मामला 20 साल पुराना मामला है, गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ। लेकिन गुजरात दंगों का जो एक तरह से भूत मैं कहूँ अगर कोई बेहतर शब्द शायद नहीं मिल पा रहा हो, तो शायद मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 साल बाद भी गुजरात दंगों का जो भूत है, वो भारतीय राजनीति पे, अदालत पर और सिविल सोसाइटी पर मंडरा रहा है। हमने 2 घटनाक्रम बदलते हुए देखे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ज़किया जाफ़री की जो पिटीशन थी उसको ख़ारिज करते हुए, जो एसआईटी की क्लीन चिट थी जिसमें पहले ये कहा गया था कि सबूत नहीं है इसलिए क्लीन चिट है, उसे बरकरार रखा है, जिसको मीडिया ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी को आखिरकार पूरे तरीके से क्लीन चिट मिल गई है गुजरात दंगों में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जानी-मानी जो एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार हैं, तीस्ता सीतलवाड़, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसके ज़रिए, एटीएस के ज़रिए, आप ये सोचिए कि जो आतंकवाद निरोधी स्क्वाड है उसके ज़रिए। और इस सब के बीच में अमित शाह का वो इंटरव्यू भी एएनआई पे चला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आना, फिर अमित शाह का इंटरव्यू चलना, फिर तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी होना। इसलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा। अमित शाह ने बाकायदा तीस्ता का नाम लेकर उस इंटरव्यू में जिक्र किया और कहा कि किस तरह से ज़किया जाफ़री को भड़काने का उन्होंने काम किया है। तो मैं आपको इन तीनों मुद्दों को समझने की और समझाने की दोनों की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई ये माना जाए कि अब जो गुजरात दंगों का पूरा मामला है वो अब निपट जाना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट तक से ये क्लीन चिट मिल गई है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं जिनको इसमें एक तरह से अक्यूज्ड पाया गया था, वो अब दोबारा इस पर बात नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट के ही इस फैसले की एक कड़ी के तौर पे जो कहा गया है, जिससे क्यू लेते हुए, जिससे इशारा लेते हुए जब ये पुलिस ने ये कार्रवाई की है, एटीएस ने, क्या दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ 2 जाने माने मेहमान मौजूद हैं। प्रशांत भूषण है मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं शबनम हाशमी, जो कि जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गुजरात दंगों के जो सर्वाइवर्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ 20 साल से लगातार काम करती रही हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को भी नज़दीक से जानती हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ पे जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जालसाजी का आरोप है, साजिश का आरोप है, कई अन्य गंभीर धाराएं हैं, और उनके एनजीओ को भी जांच के दायरे में ले लिया गया है। ये आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जो उनका एनजीओ है वो भी इस पूरे मामले पर याचिका करता रहा, ज़किया जाफ़री के अलावा, जो कि इसमें एक लीड पिटिशनर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो ये कि गुजरात दंगों में जो कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी मारे गए थे, जो उनका कत्ल किया गया था, उनके साथ अन्य कई लोगों का कत्ल हुआ था, गुलबर्ग सोसाइटी वाला जो पूरा मामला था, उनकी पत्नी ज़किया जाफरी जो 20 साल से इस पूरे मामले को लड़ रही हैं, या फिर अगर 20 साल से भी कम अगर देखा जाए, अदालत में जब ये पूरा मामला दाखिल किया गया, यानी 2006 में जब पूरा मामला दर्ज कर लिया गया, तब से लेकर अब तक भी आप ये सोचिए कितने साल गुजर गए 2006 से अब तक। तो इसको शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जो कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में उस वक्त मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा 59 लोगों को एसआईटी से जो क्लीन चिट मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि हमारे पास सबूत नहीं है इसलिए हम ये केस आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं एएम खानविलकर, उनकी अध्यक्षता वाली इस पीठ ने फैसला सुनाया, और एसआईटी ने ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 दिसंबर 2021 को ये याचिका दायर की थी, और अब 24 जून को ये फैसला इस साल 2022 में सुनाया गया। तो ये जो कड़ियां हैं ये किस तरह से मिल रही हैं। सबसे पहले प्रशांत भूषण जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो वो क्लीन चिट एसआईटी ने दी थी और जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसके मायने क्या है इन दोनों चिट में? क्लीन चिट मीडिया का बड़ा फेवरेट शब्द है ये, लेकिन इसके क्या मायने हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक एसआईटी बनाई थी जिसके चेयरमैन राघवन साहब थे। उस एसआईटी ने मोदी जी को बोल दिया कि उनके खिलाफ कोई खास एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ही उनको साइप्रस का एम्बेसडर बना दिया था इसी सरकार ने। और इस एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मनोज मित्ता ने एक बहुत अहम किताब लिखी है, द फिक्शन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, जिसमें उन्होंने पूरा एक्सपोज किया है कि एसआईटी ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्या क्या नहीं देखा। खासकर वो जो फोन कॉल रिकॉर्ड्स थे उस समय जो कंट्रोल रूम वगैरह से गए थे, और वो सब नहीं देखा गया, बहुत सारी चीजें नहीं देखी गई। लेकिन देखिए, इस
में नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार में जो लोग उस समय तैनात थे, उन लोगों के इन दंगों में इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे सबूत सामने आए थे। पहला तो जब वो जस्टिस कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में एक सिटीजन्स कमीशन बना, जिसमें कि बहुत लोगों ने आकर एविडेंस दिया और उन्होंने बहुत अहम रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि इसमें सरकार के लोग ऊपर से इन्वॉल्व थे इन दंगे करवाने में या दंगों को चलने देने में। कई दिन तक आर्मी को नहीं बुलाया गया, वो भी एक सबूत था। उसके बाद राणा अयूब ने स्टिंग इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके आधार पर उन्होंने किताब लिखी गुजरात फाइल्स। आशीष खेतान ने स्टिंग इन्वेस्टिगेशंस किए, जिसमें कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए कई लोगों के, जिनको गिल्टी पाया गया, जैसे बाबू बजरंगी वगैरह। इन सब ने अपने बयान में ये बोला कि भाई इसमें मोदी जी इन्वॉल्व थे और मोदी जी के वजह से उन लोगों को कोर्ट्स में फायदा मिला जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। सो इसमें बहुत सारे सबूत थे और इस वजह से जाकिया जाफरी के लिए एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन को ना मानना और उसको चुनौती देना और कोर्ट में परसिस्ट करना वो बिल्कुल वाजिब था। और ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेरी राय में तो खैर ये डिसमिस करने का बिल्कुल केस नहीं था, इसमें बिल्कुल प्रॉपर री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। लेकिन अगर डिसमिस भी करते तो ये कहना तो बिल्कुल ही बेबुनियाद था कि भाई इन एक्टिविस्ट ने किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचा। ये तो खैर उन्होंने बोला भी नहीं है, लेकिन ये बोला है कि भाई अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इमेजिनरी चीज पर ये पिटिशन फाइल कर दी। ये कहना सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल बेबुनियाद था, बिल्कुल बेबुनियाद था। और इसके आधार पर गुजरात एटीएस को एफआईआर रजिस्टर करना ये तो और भी गलत है, क्योंकि इसमें एफआईआर में बाकायदा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको शामिल किया गया है उस एफआईआर में, यानी उसको एक बुनियाद बनाया गया है। क्योंकि जो एक वाक्य है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है, वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन सच अब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन द डॉक एंड प्रोसीडेड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी ये कहा गया है, साफ तौर पे आदेश जैसा प्रतीत होता है, जिसमें ये कहा गया है कि तथ्य की जो बात है वो ये है कि जिन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को अब्यूज किया है, इस पूरी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है, उनको कानून के हिसाब से उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो इसमें अगर एफआईआर दर्ज की है एटीएस ने, पहली बात तो एटीएस के इन्वॉल्वमेंट को भी समझाइए आप कि एटीएस कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, क्योंकि ये आतंकवाद का मामला नहीं है। और दूसरे, क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से आदेशित ये कार्रवाई की है? देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को किसी दूसरे जने के ऊपर टिप्पणी करना जो कि उनके सामने नहीं था और जो जिसको जवाबदेही के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, उनके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना यही बिल्कुल गलत है। इट इज ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और बगैर किसी को सुने हुए उनके लिए इस तरह का कोई टिप्पणी कर देना या आदेश दे देना कि भाई दे शुड बी इन द डॉक एंड दे शुड बी प्रोसीडेड विद, ये बिल्कुल वायलेटिव है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। एंड मतलब तो मैं तो बिल्कुल अचंभाजनक हूं कि इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है। मतलब इट इज एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टिंग that this kind of remark should come from the Supreme Court, मतलब violating the basic principles of natural justice। और जब इतना सारा एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस मौजूद था, उस पर कोई जना कोर्ट में जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दे शुड बी प्रोसीडेड विद। अरे भाई, वो लोग तो कोर्ट में ही गए, कोर्ट में ही ये सारे सबूत रखे, तो इसमें कैसे कोई कोर्ट ये कह सकता है कि इन लोगों का कोई षड्यंत्र है जिसके लिए इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। मैं शबीर मास्टर की तरफ जाना चाहती हूँ। जी हाँ, आपकी तरफ आऊंगी मैं वापस, और कोर्ट को ही मैं उन्हीं का जो वक्तव्य है वो याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें 2004 में कोर्ट ने ये कहा था कि ये मॉडर्न डे नीरो हैं, यानी कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। गुजरात दंगों को ही नजर में रखते हुए कोर्ट ने खुद ये कहा था कि आधुनिक दुनिया के, हमारी आधुनिक
जो वक़्त है उसका नीरो है नरेंद्र मोदी के लिए, कहा था कि वो कहीं और देख रहे थे जब मासूम बच्चे और औरतें जल रही थीं। और ये बचाने की कोशिश हो रही थी एंड प्रोबेबली डेलिब्रेटिंग हाउ द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम कैन बी प्रोटेक्टेड, कि कैसे वो लोग जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उनको कैसे बचाया जा सकता है। उसी कोर्ट ने फिर 2012 में जब एसआईटी को बनाया तब ये कहा कि कोई केस नहीं है, क्योंकि उसको फिर ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया जो एसआईटी की रिपोर्ट थी। ट्रायल कोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट में 2017 में ये मामला गया। 2017 के बाद ये मामला पहुंचते पहुंचते 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया और आखिरकार 2022 में जून 24 को ये पूरा मामला एक तरह से सेटल हो गया। शबनम हाशमी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने पिछले 20 साल से गुजरात राइट्स के जो विक्टिम्स थे 2000 से ज़्यादा, यानी आधिकारिक अगर नंबरों की भी बात करें तो 1200 लोग जो हैं वो मारे गए और उनमें अधिकतर मुसलमान थे। उनको उनके साथ जब आपने काम किया, ये जो दिन है जिसमें तीस्ता सिंह तलवार की गिरफ्तारी होना, आरबी शेर कुमार की गिरफ्तारी होना, संजीव भट्ट पहले से ही जेल में है, सुप्रीम कोर्ट का जो अब ये फैसला आया है, इस सबको उनके नज़रिए से आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा है जैसे पूरे जो इंसाफ का जो पूरा सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसको अपने सर के ऊपर खड़ा कर दिया गया। ये बिल्कुल इस तरह का एक तमाशा हुआ है इस मुल्क में जो शायद पहले कभी विटनेस नहीं किया गया। जिसे कहते हैं ना, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। तो बिल्कुल ऐसे हाल हैं कि जो जो लड़ रहा है लोगों, विक्टिम्स के लिए जो लड़ रहा है, आपने उसको ही एक्यूज बना दिया। और जो विक्टिम्स हैं जिन्होंने पहले दिन से तीस्ता को और तीस्ता जैसे बहुत सारे और लोगों को देखा कि वो जमीन पे उतर के उनके दुख दर्द को बांटते रहे, उनके साथ लड़ते रहे, शुरू में रिलीफ रिहेबिलिटेशन से डॉक्यूमेंटेशन तक, जिसका भी प्रशांत ने जिक्र किया कि पब्लिक डोमेन में जो पूरा का पूरा ट्राइब्यूनल हुआ, उसकी जो पूरी रिपोर्ट आई जस्टिस कृष्णा अय्यर की, उसमें जिस तरह से मैंने खुद पर्सनली देखा है, हम लोग जब गए थे, गौहर और मैं जब गुजरात गए थे, किस तरह से उसके पूरे प्रोसीडिंग्स चले हैं, पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं, उसमें लोगों ने आके अपने टेस्टिमनीज दी हैं। और टेस्टिमनी देने वालों में हरेन पांड्या भी थे बाय द वे, जिनको बाद में बहुत ही उनका जिसे कहते हैं कि अजीब से सर्कमस्टांसेस में उनकी मौत हुई, उनका मर्डर हुआ। तो ये सब कुछ जो लोग लड़ रहे हैं गुजरात के विक्टिम्स को उनका हक दिलाने के लिए, आज उनके ऊपर ही इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया है जैसे कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और एफआईआर अगर आपने देखा हो या पूरा प्रोसेस भी अगर देखें कि 24 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जो ऐसा लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है। 25 को ही एफआईआर हो जाती है, उसमें सब कुछ कोट करते हुए, और फौरन ही पुलिस जो है वापस वो जाती है बाई रोड तीस्ता को लेके। लेकिन कितनी फुर्ती से वो बॉम्बे पहुंचती है, इसका टाइमिंग भी नोट किया जाना चाहिए कि किस टाइम जजमेंट आया, किस टाइम एफआईआर लॉन्च हुआ और किस टाइम एटीएस जो है वो तीस्ता के घर पहुंच गई। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है उन सब के लिए, खास तौर से गुजरात के 2002 का जो नरसंहार था उसके जो विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि सबसे अहम एक्टिविस्ट जो उनके हकों के लिए लड़ रही थी, आज उसके ऊपर ही सारे आरोप लगा के उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके साथ सुबह से जो बदतमीजी हो रही है एटीएस में, जो हमारे पास खबरें आई हैं कि काफी मिसबिहेव किया गया है, गाली गलौज की गई है, कल घर में भी उसको धक्का मुक्की हुई और उनको चोट लगी है। ये बहुत ही शर्म की बात है पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के, हमारी जो वैसे ही इंटरनेशनली हम पे जितने धब्बे लग रहे हैं उसमें एक और बहुत बड़ा धब्बा है ये, जिस तरह से तीस्ता के ऊपर हमला हुआ है। जी हाँ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा जो शिकायत दर्ज की है महाराष्ट्र में, मुंबई में उन्होंने शिकायत दर्ज की है एटीएस के खिलाफ। इसमें कहा गया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई और उनके उल्टे हाथ में चोट तक आई है। ये बात उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखी है। और तीस्ता सिंह तलवार के अगर काम और उनके एनजीओ के काम को देखा जाए, जिसके ऊपर अमित शाह ने जो एएनआई का इंटरव्यू था उसमें ये कहा है कि मैंने जजमेंट को ठीक तरीके से पढ़ा है और साफ साफ जजमेंट ये तीस्ता सिंह तलवार का नाम लिया है जजमेंट में। और जो एनजीओ जिसका अमित शाह को नाम याद नहीं आया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो तीस्ता सिंह तलवार के जरिए चलाया जा रहा था, उन्होंने बिल्कुल निराधार
जो सूचनाएँ हैं वो दंगों के बारे में दी हैं और ज़किया जाफ़री को उकसाने का काम किया है। तीसरा सीतलवाड़ का जो एनजीओ है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, उसने भी लिटिगेट किया है इस मामले में, आगे एक याचिकाकर्ता के तौर पे सामने आए और ख़ासकर इसमें जो मुस्लिम विरोधी दंगे थे 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी और नरोदा पाटियावाला जो मामला था उन दोनों में, और तीसरा सीतलवाड़ के एनजीओ को कामयाबी इस हद तक मिली कि जो नरेंद्र मोदी सरकार में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, वहाँ उनके ही कार्यकाल में मंत्री हुआ करती थी माया कोडनानी को जेल जाना पड़ा, कई साल वो जेल रही और अभी भी सिर्फ जमानत पर वो बाहर हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उनका काम कितना प्रभावी रहा, जिसको अब कोर्ट ने खासकर और अमित शाह ने जिस तरह से जिक्र किया इस पूरे मामले का। इसको प्रशांत भूषण जी, इस पूरे मामले को हम सिर्फ कानूनी नजरिए से देखेंगे तो शायद ये पूरी तस्वीर हमें नजर नहीं आएगी। हम जिन दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं, दोनों जो आरोपी रहे इस पूरे मामले में, वो एक देश के गृह मंत्री हैं आज और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे मामले में जब सबसे देश की जो उच्चतम अदालत है वो फैसला सुना रही हो, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या उन लोगों को, उन दोनों को, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्या कानून की नज़र में वो बराबर होंगे? क्या कानून सबके लिए बराबर होगा? एक लोकतंत्र में ये भी एक पैमाना माना जाएगा। आपको लगता है कि क्या हम उस पैमाने पर खरे उतरे हैं आज? नहीं, बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि ये फैसला तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बन के रहेगा। जैसे कि हेबियस कॉर्पस का जजमेंट एक बहुत बड़ा धब्बा था, उसी तरह से ये जजमेंट भी एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे पूरे न्यायिक सिस्टम के ऊपर। देखिए, इतने, जैसे मैंने बोला, इतने सारे सबूत हर तरह से आ चुके थे, इतने तरह तरह के, मतलब वीडियोस, जो कि इंटरव्यूज उन लोगों से लिए गए जिन लोगों ने खुद नरसिंहार में पार्टिसिपेट किया, बाबू बजरंगी, जिनको कोर्ट ने दोषी माना, उन लोगों के वीडियोस, जो कृष्णा अय्यर कमीशन के सामने जो टेस्टिमनीज आई और उनकी जो रिपोर्ट आई वो सारी, राना अयूब ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और जो रिकॉर्डिंग्स करी वो सारी, जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो बाहर आए, उन सब चीजों से, इतनी सारी चीजों से ये साफ था कि ये नरसिंहार बगैर वहां के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, मोदी और अमित शाह, उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता था, या कम से कम उनके आंख मूंदने के बगैर नहीं हो सकता था। और इस आधार पर, इतने सारे सबूतों के आधार पर ज़ाकिया जाफरी ये लड़ाई लड़ रही थी और बिल्कुल जायज लड़ाई लड़ रही थी, बहुत हिम्मत के साथ लड़ रही थी। और उनके हिम्मत का एक कारण ये भी था कि उनको तीस्ता सेतलवाद जैसे फाइन सिटीजन और फाइन एक्टिविस्ट का सपोर्ट मौजूद था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से सिर्फ डिसमिस ही नहीं कर देना, इस तरह की टिप्पणी करना, जो कि बगैर उनको सुने, बगैर उनको नोटिस दिए इस तरह की टिप्पणी करना, जिसको आधार बना लिया गुजरात के एटीएस ने तीस्ता सेतलवाद और श्री कुमार को अरेस्ट करने के लिए, ये तो मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत शर्मनाक चीज है। मतलब इस तरह के फैसले पहले एक आध बार हुए हैं, लेकिन इतने ब्लेटेंट फैसले मैंने नहीं देखे पहले। जी हाँ, 85 साल की ज़किया जाफरी, सोचिए, जिनका पूरा परिवार तबाह हो गया। ज़किया जाफरी, जिन्होंने अपने पति को खुद दंगाइयों के हाथों, मैं वो शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े उन्हें पहले जलते और कटते हुए देखा, अपने सामने उन्होंने जितनी बर्बरता देखी, उसके बावजूद भी वो महिला फिर से खड़ी हुई, उस तमाम धूल को झाड़ कर, उस तमाम गम को एक तरह से एक तरफ करके, और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। पिछले 20 साल से 85 साल की ये महिला, क्या मायने उनके लिए रहे होंगे। उनके बेटे ने भी ये कहा है कि उनके लिए काफ़ी निराशाजनक ये फैसला रहा है। शबनम हाशमी, मुझे बताइए कि सिर्फ एक ज़किया जाफरी ज़रूर
ज़रूर चेहरा हैं इस पूरे दंगा पीड़ित जो पूरा समाज बन गया गुजरात में। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ कैसे किस तरह का गेटोइज़ेशन हुआ। वो लोग जो कि दंगों में पीड़ित रहे, उनको इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, उनका पुनर्वास तक नहीं हुआ है। ऐसे में अब ये गुजरात दंगों की जो पूरी कहानी है, इसे हम कहाँ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो लोग इसमें आरोपी हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं बाकायदा, और वो पार्टी रूल कर रही है देश पर, और जो तमाम बड़े राज्य हैं, बेशतर पूरे भारत के हिस्से पर रूल कर रही है। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद करना उन लोगों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर लिहाज से हाशिए पे पड़े हुए हैं, क्या मायने अब बचे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, हम एक सेमी फैशिस्ट स्टेट में रह रहे हैं। हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हिंदू 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 राष्ट्र के थ्रेशोल्ड पे हैं इस वक्त। और 2024 में शायद जो थोड़ी बहुत स्पेस बची है, हम यहाँ ही बैठ के बात कर रहे हैं, शायद वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी तानाशाह हो, कोई भी हिटलर हो, वो जिंदगी भर जो है किसी मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता। आज की तारीख में उम्मीद का दामन बहुत तंग है। आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि कहीं भी हमको जस्टिस मिल सके, 2002 के विक्टिम्स हो या उसके बाद या उसके पहले के, क्योंकि कहानियां तो बहुत हैं। 2002 सबसे एक बड़ा प्रोग्राम है इस देश का, इसलिए उसको बहुत अहम है वो। लेकिन एक दिन हिटलर की हुकूमत भी ख़त्म हुई थी, और वो ख़त्म होने के बाद उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो दबा दी गई थी, वो एक एक करके निकली। इंटरनेशनल लेवल पे भी निकली, जर्मनी में भी निकली, और उनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ी गई। ये ज़रूर है कि शायद हमारी जनरेशन ना रहे, ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे सामने गुजरात की जो जस्टिस है या गुजरात की जो सच्चाई है, वो शायद इस पूरे पर्दे पे सामने ना आ सके, लेकिन अगली जनरेशन्स के सामने तो आएगी। और ये जो लड़ाई है ये ख़त्म नहीं हो जाएगी। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये बहुत बड़ा धब्बा है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पे, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उन्होंने ये जजमेंट दिया है, या जिस तरह का पूरा कनाइवेंस दिखता है पूरी प्रोसेस में, और अमित शाह का जो पूरा एक सेटअप इंटरव्यू है, जहां दिखाई दे रहा है कि पूरा वो सेटअप इंटरव्यू है, जहां उन्हें मालूम है कि किन किन चीजों का उनको जवाब देना है और वही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? 2024 और 10 साल और 15 साल, एक ना एक दिन तो ये जाएंगे ना। और उसके बाद कभी ना कभी तो ऐसे हालात इस मुल्क में बनेंगे जब सच्चाई जो है वो सरबुलंद करेगी अपना, और वो दोबारा से जो इतिहास के पन्ने हैं उनमें से ये सारी चीजें निकालेगी, और वो बताएगी कि कौन असली दुश्मन था। क्योंकि आप अगर देखें, अगर आपने वो FIR देखी हो, तो उसमें लिखा है कि इन्होंने इनोसेंट लोगों को मलाइन किया। तो इनोसेंट लोगों को सीधा कहिए ना, मोदी और अमित शाह, जो आप कहना चाह रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मलाइन किया का क्या मतलब है, जो वो तीस्ता के लिए कह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है, अगर हम ये सोचते हैं कि ये किसी पुलिस स्टेशन में बैठ के FIR लिखी गई है, तो ये हमारी गलतफहमी है। ये पूरा एक नेक्सस है, फैशिस्ट सरकार है, उसमें इसके मतलब मुझे पर्सनली इसमें हैरानी कुछ नहीं हुई। दुख है, शौक है, बहुत गुस्सा है, लेकिन हैरानी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी। और ये अभी उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है। 3 नाम है, संजीव भट्ट, तीस्ता और श्री कुमार। श्री कुमार भी कल अरेस्ट हो गए। संजीव भट्ट जो है वो पहले से ही 1.5 साल से ही जेल में है। उसके बाद उन्होंने सारी NGOs का नाम भी उसमें डाल के छोड़ा है, जो भी जमीन पे काम कर रही थी। तो ये जब तक सारी आवाजों को बंद नहीं कर देंगे या अपनी कोशिश पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक ये लगे रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमको लड़ाई जारी रखनी है, हमको अपनी आवाजें उठाती रहना है, बुलंद करते रहना है। और मैं मतलब ये पब्लिकली कहना चाहती हूँ कि मुझे प्रशांत की आवाज से बहुत हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण आपका, और आप दोनों की आवाज से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंसाफ के दूसरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं, यानी कि वो लोग जो कि पीड़ित समाज, जैसे मैं कह रही हूँ कि पीड़ित लोग नहीं है, पीड़ितों का पूरा समाज बन गया है। जो ऑप्रेस्ड है वो एक पूरी कम्युनिटी बन रही है, इस तरफ पूरी एक सोसाइटी बन रही है जो पीड़ितों की है, चाहे वो इंसाफ ना मिलने की वजह से हो या जो भी जिस तरह की गैर बराबरियां देखने को मिले, उन सबको आपकी बातों से इस वक्त में खासकर, जैसे आपने कहा कि उम्मीद का जो दामन है वो तंग हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ उम्मीद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।